आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना कोहरे के पीछे। कोहरे के पीछे खच्चरों, घोड़ों, रिक्शाओं और डांडियों पर सवार अंग्रेज साहब और मेम और बाबा लोग बाजार के उस पुल पर से दिन भर गुजरा करते हैं। शाम को हिंदुस्तानी उमड़ आते हैं, तेज तेज चलते, ढलान उतरते या चढ़ते, हाँपते काँपते इंसानों का रैला जवार भाटा मालूम होता है। सिनेमा घरों में ईस्थर विलियम्स, जॉन फॉन्टेन और नूरजहां और खुर्शीद की पिक्चरें चल रही हैं। रिंक में स्केटिंग जारी है। अभी स्वाय के बॉलरूम में एंग्लो इंडियन क्रूनर और उसके साथी एंजॉय योरसेल्फ, इट्स लेटर देन यू थिंक गाना शुरू कर देंगे। ड्रम पर चोट पड़ेगी। महाराजा और महारानी लोग और नवाब लोग और बड़ा साहब और बड़ा मेम लोग डेंस बनाएगा। उस वक्त जब सारा मसूरी तफरीह में मसरूफ होता है, एक गरीब आदमी बाजार के उस पुल पर चुप सादे खड़ा नजर आता है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। शिकस्ता खाकी कोट और कंटोक पहने ये आदमी हुलिये से बेरोजगार मेहतर मालूम होता है। एक अंग्रेज बच्ची गोद में उठाए बाजार में आ निकलता है। झुटपुटे के वक्त चुपचाप खड़ा रहता है या पुल की मुंडेर पर बैठ जाता है। ये फजल मसीह जमादार किसी साहब की बच्ची खिलाता है तो इतना मिस्कीन और फटे हाल क्यों है? ताज्जुब। ये फजल मसीह फातिरुल अकल भी मालूम होता है। ज़ार शाही रूस में इस किस्म के लोगों को होली फूल कहते थे। हमारे यहाँ मजजूब। पता नहीं ये बेचारा मजजूब है या महज पैदाइशी अहमक। बहरहाल ज़्यादातर वो बिल्कुल खामोश रहता है। सुनहरे घुंघरियाले बालों वाली बच्ची इतनी खूबसूरत है कि अक्सर राहगीर ठिठक कर उसे देखने लगते हैं। बाज़ औक़ात बाबू लोग खीसे निकाल कर गुड इवनिंग मिस्सी बब्बा भी अर्ज़ करते हैं। मसूरी में नौवालिद अंग्रेज़ भी उसे मुस्कुरा कर देखते हैं, लेकिन मुकामी अंग्रेज़ उसे नज़रअंदाज करते हुए पास से गुजर जाते हैं। 1.5 साला बच्ची फजल मसीह की गोद में या कंधे पर बैठी हंसती या रोती या अपने टेडी बेयर या लॉलीपॉप में मशगूल रहती है। फजल मसीह सामने हिमालय को तका करता है। इसके उधर अनदेखी फूलों की वादी है। अंधेरा पड़े वो बच्ची को कंधे पर बिठाल कर सर झुकाए विंस्टन हिल की तरफ चल पड़ता है। महज एक मर्तबा एक लखनवी राहगीर ने ठिठक कर पूछा था, अम्मा ये किसकी बच्ची है? तो उसने झुंझला कर जवाब दिया था, मेरी भांजी है साहब। मियाँ, हिंदुस्तान का एंग्लो इंडियन तबका क्या आसमान से गिरा था? इसी तरह वजूद में आया है। दूसरे राहगीर ने कहा लगाकर कहा। शायद वो कहा भी फजल मसीह के कानों में गूंजा करता है, मगर वो कुछ बोलता नहीं। सर झुकाए लड़की को कंधे पर बिठा ले विंस्टन हिल की चढ़ाई चढ़ने लगता है। विंस्टन हिल के मुकामी आबादी को मालूम है कि किट्टू आया इस हसीन सफ़ेद फाम बच्ची की माँ है और फौजी बैंड में ड्रम बजाने वाला एक गोरा इसका बाप था। और बच्ची को रिचमंड गेस्ट हाउस की अंग्रेज मालकिन मिस सिसिलिया रिचमंड पाल रही है। किट्टू मिस साहब की आया है। ज़िला गोरखपुर की रहने वाली सांवली सलोनी तराहदार ज़िला गोरखपुर की रहने वाली सांवली सलोनी तराहदार मेहतरानी, उसके माँ बाप को मिस सिसिलिया के मिशनरी बाप ने ईसाई कर लिया था। उसका असली नाम मार्था है, मगर वो गिलहरी किसी फुर्ती के साथ पहाड़ियाँ चढ़ती उतरती है, इसलिए किट्टू कहलाती है। मिस रिचमंड ने यह गेस्ट हाउस अपने चचा से तुर्की में हासिल किया है।
सारा रिचमंड खानदान यहीं मसूरी के अंग्रेजी कब्रिस्तान में दफन है। मिस रिचमंड की जिंदगी ये मेहमान सराय चलाते गुजर गई। हालात ने उनको गुस्सैला बना दिया है। वो टेटरी की तरह चिल्लाती हैं, इसलिए विंसेंट हिल के नौकर, चाकर और कुली उनको चुनैया मेम के लक़ब से याद करते हैं। रिचमंड दूसरे दर्जे का यूरोपियंस ओनली गेस्ट हाउस है, जिसमें मामूली हैसियत के अंग्रेज गरीब, सफ़ेद फार्म मिशनरी या गोरी रंगत के यूरेशियन आकर ठहरते हैं। मिस रिचमंड अपनी उकाबी नज़र से भांप लेती हैं कि किसमें कितने फीसद विलायती खून है। ज़रा भी सांवले एंग्लो इंडियन को किट्टू आया के जरिए कहलवा देती हैं कि जगह खाली नहीं है। ये दूसरी जंग अजीम के आखिरी दिनों की बात है। रिचमंड गेस्ट हाउस में एक नौजवान गोरा टॉमी आकर टिका। वो बीमार रह चुका था और 2 माह की छुट्टी पर आराम की गरज से मसूरी आया था। दौरान जंग में मुहिबुल वतन मिस सिसिलिया रिचमंड ने अपनी मेहमान सराय अंग्रेज सिपाहियों के लिए हुकूमत को पेश कर रखी थी। गोरा टॉमी कॉर्पोरल आर्थर बोल्टन जंग से कबल लंदन के एक मामूली रेस्टोरेंट के ऑर्केस्ट्रा में ड्रम बजाता था। चाहता वो भी यही था कि दुनिया के मशहूर साजिंदों में उसका शुमार हो, मगर बहुत से फनकारों की तरह बेहतर मौके के फुकदान ने उसे भी गुमनाम और मुफलिस रखा था। जंग छिड़ने पर वो फौज में ड्रमर भर्ती होकर इंडिया आ गया था। इंडियन आर्मी के दूसरे अंग्रेज सिपाहियों के मानंद उसे भी रोमन उर्दू सिखाई गई थी, लेकिन वो हिंदुस्तानी मौसीकी भी बड़े शौक से सुनता था। किस्सा मुख्तसर ये कि आर्थर बोल्टन आम गोरों से मुख्तलिफ एक गैर मामूली किस्म का गोरा टॉमी, लेकिन चूंकि वो एक अहम साहब बहादुर नहीं था कि स्वाय होटल में आकर ठहरे, वो महज बेचारी चुनैया मेम का मेहमान था। दिन भर वो पहाड़ियों पर घूमता या पोइट्री लिखता। किट्टू आया से उसकी सुरीली आवाज़ में कजरियाँ सुनता और ताल देता। कभी किट्टू आया अपना घेरदार सफ़ेद लहंगा घुमाती, कुंजियों का गुच्छा छनका कर ठुमकी लगाती। मिर्ज़ापुर में औरन ठोरन काशी हमरा घाट तो आर्थर बच्चों की तरह खुश होकर ताली बजाता और उसे नाचने लगता। उसे किट्टू आया बहुत अच्छी लगती थी और उसके बावले भाई फजल मसीह से भी उसकी गहरी छनती। वो दोनों सुबह सुबह बाहर निकल जाते और वादियों में फिरते और पहाड़ों पर तैरते कोहरे को घूरा करते। उस धुंधलके के पीछे क्या है? मेरठ छावनी वापस जाते वक्त आर्थर बोल्टन ने कहा था, मैं सच बोलने का आदी हूँ, इस वजह से हमेशा घाटे में रहता हूँ। हमारी रेजिमेंट शायद जर्मनी जाने वाली है और वहाँ घमसान का रन पड़ा है, इसलिए मैं शायद तुम लोगों को ख़त ना लिख सकूँ, या अगर एक बार लिखूँ भी तो उसके बाद ना लिखूँ। मैं ख़तों किताबत के मामले में बहुत काहिल हूँ और ख़तों में लिखा ही क्या जा सकता है। लेकिन ज़ाब्ते के मुताबिक मेरठ छावनी वापस जाकर उसने मिस रिचमंड को शुक्रिया का नोट भेजा था, जिसमें किट्टू और फजल मसीह को सलाम लिखा था और ये भी कि वो चंद रोज़ बाद यूरोप के महाज पर जा रहा है। जब बेचारी किट्टू के यहाँ आर्थर बोल्टन की हमशक्ल 100% गोरी गोरी बच्ची पैदा हुई तो खिलाफ तवक्को मिस रिचमंड ने किट्टू से कोई बात पुर्स नहीं की। उन्हें मालूम था कि किट्टू आवारा नहीं। यूं भी वो उनकी वफादार खानाजाद मुलाजमा थी। लड़की के पैदाइश से मिस रिचमंड को अपनी वीरान जिंदगी कुछ भरी भरी सी दिखाई देने लगी। अक्सर वो सोचा करती थी कि वो उस गेस्ट हाउस के लिए क्यों जान खपाती है, किस लिए पैसा जोड़ती हैं। अब ये प्यारी बच्ची खुदा ने उनके लिए भेज दी थी। मिस रिचमंड को ख्याली पुलाव पकाने और थिएटर जाने का बहुत शौक था। यूं भी वो आम मिडिल क्लास अंग्रेज औरतों की तरह बड़ी ज़बरदस्त स्नॉब थी।
उन्होंने गेस्ट हाउस में आने वाले मेहमानों को सुनाने के लिए उस बच्ची के मुताल्लिक़ एक अफसाना तराशा। उसके बाप कर्नल आर्थर बोल्टन बर्लिन के महाज पर लापता हो गए। बेचारा आर्थर, वो आ भरकर कहती और मेहमान को ब्रेकफास्ट खिलाती। आर्थर बेचारा मेरा फर्स्ट कजिन था। इंडिया आने से कबल उसने एक आयरिश लॉर्ड की लड़की से शादी कर ली थी। दोनों पेशावर छावनी में थे। इधर आर्थर फ्रंट पर गया और बेचारी पर जट बच्ची को जन्म देते हुए, और बेचारी ब्रिजेट बच्ची को जन्म देते हुए मिलिट्री अस्पताल में ख़त्म हो गई। आर्थर ने अपने नेक्स्ट ऑफ किन की हैसियत से मेरा पता दे रखा था। रेड क्रॉस वालों ने बच्ची को मेरे पास भेज दिया। मसूरी के एक अंग्रेजी गिरजाघर में बैप्टिज्म करवाते वक्त मिस रिचमंड ने रजिस्टर में बच्ची के बाप का नाम कर्नल आर्थर बोल्टन लिखवाया था और दोनों उंगलियों का क्रॉस बनाकर दिल में कहा था, सो हेल्प मी गॉड। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और मसूरी अंग्रेज़ों से अचानक खाली, सिवा मिस रिचमंड के, जो बुढ़ापे में बरतानिया जाकर बर्तन धोने और झाड़ू देने को तैयार न हुई। खिलाफे उम्मीद उनका होटल, जिस पर उन्होंने यूरोपियंस ओनली का बोर्ड उतार दिया था, अब ज़्यादा चलने लगा, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तानी एक इंग्लिश गेस्ट हाउस में ठहरना बहुत फ़ख्र की बात समझते थे। पहले यहाँ मामूली हैसियत के अंग्रेज़ बैठ टिकते थे, अब ऊंचे तबके के हिंदुस्तानी क़याम करने लगे। कैथरीन बोल्टन उर्फ केटी, जो अपनी चौचाली की वजह से छोटी किट्टू कहलाने लगी थी, एक कॉन्वेंट स्कूल जाती थी आज़ादी के बाद से, जिसमें हिंदी और संस्कृत भी पढ़ाई जाने लगी थी। इन मज़ामीन के उस्ताद एक बेहद चलते पुरजे किस्म के मुकामी जवान थे। किटी उनसे हिंदी पढ़ती थी और आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद बच्चे भी उसकी गोरी चमड़ी की वजह से मरऊब रहते थे। मसूरी के वो अंग्रेज़ पादरी साहब जिन्होंने कैथरीन का बैप्टिज्म करवाया था, ऑस्ट्रेलिया जा बसे थे, लेकिन मिस रिचमंड से खत किताबत का सिलसिला रखते थे। केटी की 15वीं सालगिरह पर उन्होंने मिस रिचमंड को लिखा, मैं कैथरीन के मुतालिक फिक्रमंद हूँ। हिंदुस्तान में उसका मुस्तकबिल क्या है? क्या तुम चाहोगी वो किसी हिंदू हेटमैन से शादी कर ले? I'm सॉरी, गलत पढ़ा मैंने। क्या तुम चाहोगी वो किसी हिंदू हीथन से शादी कर ले? बेहतर होगा तुम उसे यहाँ ले आओ। मिस रिचमंड ने इस मामले पर गौर किया। हिंदुस्तान में उस हसीन एंग्लो इंडियन लड़की का मुस्तकबिल क्या है? टेलीफोन ऑपरेटर, ऑफिस सेक्रेटरी, या खुदा न खास्ता कॉल गर्ल, या कैबरे डांसर? अभी से मसूरी में केटी बोल्टन की तेज तर्रारी का चर्चा होने लगा था, और जिस रोज स्कूल के चलते पुरजे हिंदी टीचर ने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की और उसकी मदाफात पर उसे नखरे वाली दोगली छोकरी पुकारा, वो आग बबूला होकर घर लौटी और मिस रिचमंड को किस्सा सुनाया। उस सर्द शाम मिस रिचमंड ने अचानक फैसला कर लिया। वो रात उन्होंने जाग कर गुजारी। वतन छोड़ना आसान न था और उस अजनबी सरजमीन में उनका क्या हशर होगा, मगर कैथरीन का मुस्तकबिल मुकद्दम था। सुबह को उन्होंने किट्टू और फसल बसी को बुलाया। वो दोनों आकर दरवाजे में खड़े हो गए। मैं सिसिलिया सोफे पर आतिशदान के पास बैठी नीटिंग कर रही थी। केटी रेडियो प्रोग्राम के पास मौजूद थी। मिस सिसिलिया रिचमंड ने गंभीर आवाज़ में कहा, किट्टू, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। केटी बाबा हमारे साथ जाएगा, हमारा पैकिंग शुरू कर दो। किट्टू और फजल मसीह भौचक्के रह गए। अचानक ये दोनों गोरी औरतें उनको अजनबी दीवानियां नजर आने लगीं।
अचानक ये दोनों गोरी औरतें उनको अजनबी देवनिया सी नजर आईं। वो फूट फूट कर रोने लगे। चंद लम्हों बाद किट्टू ने नाक सुड़कते हुए मजबूती से जवाब दिया, मेम साहब, केटी हमारा पेट का औलाद है, हम उसे नहीं जाने देगा। हमारा भाई भी उसकी सूरत देखकर जीता है। मिस साहब, हमने इसके मारे शादी नहीं किया कि सौतेला बाप के साथ क्या सलूक करेगा। खामोश, बुढ़िया ने चिल्ला कर कहा। तुम अपना औकात भूल रहे किट्टू। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि केटी तुम्हारा औलाद है? तुम्हारा ये मजाल कि तुम इतना बड़ा बात बोलो। किट्टू गुमसुम रह गई। मेरी साहिबा से उसे ये उम्मीद न थी। मेरी साहिबा ने उससे ऐसी तल्ख और बेरहम बात कभी नहीं की थी। वो दम से फर्श पर बैठ गई और ज़ारो कतार रोने लगी। केटी उठकर दूसरे कमरे में चली गई। वो भी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बेकरार थी। आक़िबत अंदेश मिस रिचमंड उसे चंद रोज कबल बतला चुकी थी कि कर्नल बोल्टन फर्जी हस्ती हैं। कॉर्पोरल बोल्टन उसका बाप और किट्टू उसकी माँ है, मगर इस असलियत को पोशीदा रखने ही में तुम्हारी खैरियत है। केटी ने, जो जहदुल बका के उसूलों को जबरी तौर पर पहचानती थी, इस नसीहत को गिरह में बांध लिया। अब मिस रिचमंड ने जरा समझाने के अंदाज में कहा, किट्टू, तुम एकदम पागल है। तुम सोचना मांगता ठंडे दिल से, इधर हमारा डेथ के बाद केटी का फ्यूचर क्या होगा? मसूरी में थोड़ा बहुत नेटिव लोग अब भी जानता कि वो तुम्हारा छोकरी है, मगर ये बात सबको मालूम हो गया तो इंडिया में कास्ट सिस्टम का इतना जोर है, इससे शादी कौन बनाएगा? फिर इधर एंग्लो छोकरी का क्या इज्जत है? लोग एक तवायफ के माफिक समझता। क्या तुम मांगेगा कि तुम्हारा बेटी होटलों में कपड़ा उतारने वाला नाच करे, या तुम म्यूनसिपैलिटी के जमादार से उसकी शादी करेगा? सोचना मांगता। बोलो। किट्टू लाजवाब हो गई। मिस रिचमंड ने गेस्ट हाउस एक सिंधी के हाथ बेचा, जिसने फौरन लाउंज में से जीन्स और मेरी को जीसस और मेरी को उतार कर गुरु नानक मिस रिचमंड ने गेस्ट हाउस एक सिंधी को बेचा, जिसने फौरन लाउंज में से जीसस और मेरी को उतार कर गुरु नानक, शंकर पार्वती और रिचमंड की जगह बाहर दी न्यू हिमालय वेजिटेरियन होटल का बोर्ड लगा दिया। लेकिन पुराना स्टाफ माँ किट्टू बरकरार रखा। किट्टू और फजल मसीह रोते धोते मिस रिचमंड और कैथरीन को खुदा हाफिज कहने देहरादून रेलवे स्टेशन तक आए। ट्रेन चल दी और फजल मसीह कंटोप और भूरा दगला पहने खाली प्लेटफॉर्म पर खड़ा हस्बे आदत खैला को तकता रहा। सिडनी एयरपोर्ट पर उतरकर मिस रिचमंड ने चारों तरफ देखा और मुस्कुराई, और बिल आखिर एक सफ़ेद मुल्क में मौजूद थी। वो नजीबुत तरफ़ैन अंग्रेजी थी, मगर पैदा गोरखपुर में हुई थी और एक बार सिर्फ चंद माह के लिए इंग्लिस्तान गई थी। अब वो और केटी मुंतज़र रही कि कुली आकर उनका असबाब उठाएंगे, मगर किसी ने उनका नोटिस ना लिया। आखिर दूसरों की देखा देखी कैथरीन ने एक ठेले पर सामान लादा। जब मिस रिचमंड ने ठेला धकेलना शुरू किया, अचानक उनका दिल अंदर से टूट गया। रेवरेंड सगमोर बाहर बरामदे में मुंतज़र थे, अपने घर ले गए। मिस रिचमंड को अपने गिरजा के मुतसिल बाजार में सब्जी तरकारी की एक मुख्तसर दुकान और फ्लैट खरीदवा दिया। दूसरे हफ्ते से मिस रिचमंड दुकान पर तराजू के पास बैठने लगी। वो सिडनी की वर्किंग क्लास में शामिल हो चुकी थी। कैथरीन स्कूल में दाखिल कर दी गई। बहुत जल्द उसने परपुर्जे निकाले, डेट करने लगी। रात को देर से घर लौटती। विक्टोरियन और हिंदुस्तानी अखलाकियत की परवरदा मिस सिसिलिया रिचमंड को उसकी मिस सिसिलिया रिचमंड उसको डांटती फटकारती। दोनों में खूब झाएँ होती।
दोनों की जिंदगी अजीरेल हो गई। एक 65 साल अपनी जगह से उखड़ी हुई मुजर्रद अंग्रेज औरत और एक 16 साल दोगली नस्ल की लड़की, जिसका कोई भी वाज़ेह पस मंज़र न था, नकली फूफी भतीजी का ये बड़ा गमनाक जोड़ा था। मिस रिचमंड सिडनी की जिला वतनी और तन्हाई ज़्यादा न झेल पाई। कैथरीन 18वें साल में थी जब वो चल बसी। रेवरेंड सगमोर कैथरीन के गार्जियन थे। उन्होंने उसे स्कूल के बोर्डिंग हाउस में डाल दिया। चंद माह बाद वो वहाँ से भाग गई। वो अपनी माँ और मामू को भूले से भी खत नहीं लिखती थी। कुछ अरसे बाद पादरी साहब भी मर गए। उसके बॉयफ्रेंड को मालूम था कि खासी पैसे वाली लड़की है। जो ही वो कानूनी तौर पर बालिग हुई, उन्होंने उसका रुपया उड़ाना शुरू किया। वो बेहद हसीन थी और एक्ट्रेस बनना चाहती थी, मगर ऑस्ट्रेलिया में ना बाकायदा स्टेज था न सिनेमा इंडस्ट्री। एक लफंगे ने सलाह दी कि हॉलीवुड पहुंचे। यह लंदन की शो बिजनेस में शामिल होने की पहली सीढ़ी नाइट क्लब है। चुनांचे कैथरीन ने कैबरे नाचना सीखा। इस दौरान वो अपनी दुकान भी फरोख्त कर चुकी थी और अपने तुर्के का सारा रुपया तमाम कर चुकी थी। पैसा उसके हाथ में टिकता ही न था। इसी तरह आवारागर्दी करती वो हांगकांग, सिंगापुर, कुआलालंपुर नाइट क्लब सर्किट में पहुंच गई। कहीं वो कैबरे नाची, कहीं वो नाइट क्लब हॉस्टेस बनी। लेकिन यहाँ तिरछी आंखों वाली एंग्लो चाइनीज तवाइफों का कंपटीशन बहुत सख्त था और वो बहरहाल पेशावर गश्ती नहीं थी। कर्नल आर्थर बोल्टन की बेटी थी। इसी फर्जी कर्नल ने उसे कदम कदम पर वक़ार से चलते रहना सिखाया। कभी कभार उसे अपनी सख्त गिर नकली फूफी सिसिलिया रिचमंड याद आ जाती। कभी माँ और मामू उसके सामने आन खड़े होते। वो आंसू पोंछ कर दूसरा सिगरेट सुलगा लेती और अपनी ज़िंदगी के इनकलाबात पर मुतहय्यत रहती। साउथ एशिया के नाइट क्लब सर्किट ने उसे बहुत समझदार और अफसरदा दिल बना दिया था। करप्ट सियासतदानों और उनके अय्याश बेटों की दी हुई स्टैग पार्टियों में वो नाच चुकी थी और जहां स्वयं के हिस्से के सियासी और इखलाकी हालात से बखूबी वाकिफ थी और हर मुल्क और हर शहर के होटलों के कब्रों में सिरहाने एक ही बाइबल रखी मिलती और उस मुक़द्दस सहीफ़े का कोई फ़ायदा उसे नज़र न आया। चीनी रेस्तरानों के अकबी कब्रों में बैठी अगरबत्तियों के मरगोलों में घिरी छोटे छोटे पैरों वाली पुरअसरार चीनी बुढ़िया जो किस्मत का हाल बताती थीं, कोई गुत्थी उसके लिए ना सुलझा पाई। जकार्ता के एक चीनी रेस्तरां में उसे एक दिलकश सा डच आदमी मिला। वो 40 के लगभग रहा होगा। विग लगाता था। उसने सूट पर एक चोगा सा पहन रखा था। उसने बताया था कि वो एक डच सूफी है और पेरिस वाले मुर्शिद इनायत खां का मुरीद। मैं इंडोनेशियन सूफीज़म के असरार सीखने के लिए एम्स्टर्डम से यहाँ आया हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें डच सेंसिटिव्स कहा जाता है। हम जैसे लोगों की छठी हिस्स बहुत ज़्यादा बेदार होती है। चॉप सुई खाते खाते अचानक उसने कहा था, तुम्हारा बाप जिंदा है? वो चौंक पड़ी। वो एक रोज़ ज़रूर तुमको मिलेगा। वो बहुत बड़ा आदमी है। वाकई बड़ा आदमी? किस तरह? ये मैं नहीं बता सकता, मगर वो बहुत अजीम आदमी है। इसका मतलब है वो वाकई कर्नल था और आप शायद ब्रिटिश आर्मी में जनरल हो। यह सोचकर वो बेहद मसरूर हुई। उसके आधे दुख दर्द दूर हो गए। उसने खुद को बहुत महफूज महसूस किया। उस डच सूफी की मौजूदगी ने भी उसे बहुत सुकून बख्शा। उसी सूफीज़म और ESP और एहसास तहफ़्फ़ुज़ के चक्कर में वो उस पुरअसरार आदमी के साथ जकार्ता की एक मस्जिद में पहुंच गई। एक पतली चुक्की दाढ़ी और चुंदी आंखों वाले इंडोनेशियन ने उसे कलमा पढ़ाया। उसका नाम हलीमा रखा और उसका निकाह उस वेलंदेजी मुसलमान मोहम्मद मोइन कूट से हो गया।
उसने रजिस्टर पर अपना नाम लिखा देखा और बड़ी तमानियत महसूस की। कैथरीन हलीमावती बिनते कर्नल आर्थर बोल्टन। वो डच नौ मुस्लिम बड़ा पक्का मोमिन था। उसने हलीमा को हुक्म दिया कि नाच गाना मौकूफ करे, लेकिन जकार्ता के इस होटल में वो कैबरे करती थी, अगर आप वहाँ नाचिए नहीं तो कमरे का किराया और सारे बिल अदा कीजिए। क्योंकि मोहम्मद मोइन कूट के मनी ऑर्डर एम्स्टर्डम से आने में ज़रा ताख़ीर थी, लिहाजा कैथरीन कूट ने एक बार फिर अपना जमा जत्था खर्चना शुरू किया। जकार्ता के होटल में रहते कोई 15 रोज़ हुए होंगे जब सुबह उसकी आंख खोली तो वो डच सूफी गायब था। कैथरीन की हीरे की अंगूठियां और सच्चे मोतियों की माला और बुंदे जो सिसिलिया रिचमंड उसके लिए छोड़ गई थी वो भी गायब थे, और बाकी मानदा नकदी भी। सिरहाने मेज पर मोटी बाइबल अलबत्ता उसी तरह रखी हुई थी। उसके बाद प्लास्टिक का एक खाली कप। गुज़िश्ता शब ही इस अदब नवाजी और रूहान विलंदेजी से ने बातों बातों में एक अमेरिकन अफसाना निगाह का एक जुमला दोहराया था कि तुम सारी दुनिया घूम लो, आखिर में तुम्हें पता चलेगा कि सारी दुनिया हॉलिडे इन्स और प्लास्टिक के प्यालों से भरी हुई है और घर वापस जाना ज़रूरी है। चुनांचे कैथरीन कूट धक्के खाती जकार्ता से अपने घर सिडनी वापस पहुंची। उसकी उम्र ढल रही थी और हुस्न ज़ायल होने वाला था। यहाँ अब उसे बस कंडक्टर की मुलाजमत ही मिल सकी। जिंदगी में जीने की एक खासियत यह भी है कि इंसान कभी हार नहीं मानता। चुनांचे बस के टिकट काटते काटते वो अब भी दिन के ख्वाब देखा करती थी। अगले स्टॉप पर शायद कोई सपनों का शहजादा, क्योंकि क्या पता उस कोहरे के पीछे क्या है। राजा सर नरेंद्र नाथ के जद्दे अमजद एक गरीब कन्नौजी ब्राह्मण जोशी थे, जिनकी किसी पेशन गोई से खुश होकर शहंशाह जहांगीर ने काली नदी के किनारे जागीर बख्श दी थी। मौजूदा राजा साहब कट्टर मजहबी और साधु संतों के मोतकद थे। रियासत के खात्मे के बाद नई दिल्ली में अपनी आलीशान कोठी में रहते थे। एक बड़ा कारोबार शुरू कर रखा था। इसी कारोबार के सिलसिले में उनके फर्जंद अकबर, जो पहले युवराज शैलेंद्र नाथ जी कहलाते थे, अब महज मिस्टर S.N. वाजपेयी थे, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर निकले थे। युवराज जरा भोले से नौजवान थे। पहली बार मुल्क से बाहर आने का इत्तेफाक हुआ था, लिहाजा ऑस्ट्रेलिया में मबहूत थे। क्रिसमस सीजन की वजह से सिडनी में बहुत चहल पहल थी। उस रोज ऐसा हुआ कि ओपेरा हाउस की तरफ से चले तो याद आया दोपहर को ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेस्ट मैच है। एक राहगीर से रास्ता पूछकर क्रिकेट स्टेडियम की तरफ जाने वाली बस पर चढ़ गए। खिड़की के पास जा बैठे। बस में भांत भांत की सूरतें, सब एक से एक हसीन लिबनानी लड़कियां, इतालवी मुहाजिर, गोल चेहरों वाले ऑस्ट्रेलियन। बस कंडक्टर ने नाजुक गोरा सा हाथ बढ़ाया। उन्होंने सर उठाकर देखा तो आंखें चकाचौंध। ऐसा हसीन जगमगाता चेहरा वाकई रुख रोशन, चौदहवीं का चांद। इतना हुस्न भी मुमकिन है। वो परी जमाल में एक हिंदुस्तानी को देख कर जरा यगानगत से मुस्कुराई। राजकुमार ने सुन रखा था, गोरी मेम हंसी तो फंसी। अब जरा बेखौफी से उससे आंखें चार की। हजार जान से आशिक हुए। जो बंदे पहली बार गोरों के देश जाते हैं, अगर वो पहले 6 माह के अंदर अंदर किसी मेम से ब्याह ना कर लें तो समझो बच गए, वरना नहीं। राजकुमार शैलेंद्र को तो ऑस्ट्रेलिया आए महज 10 दिन हुए थे। बस कंडक्टर टिकट देकर उसी तरह मुस्कुराती हुई आगे चली गई। फिर उसने उनका नोटिस ना लिया। मगर राजकुमार मुस्तकिल मिजाज आदमी थे। दूसरे रोज फिर उसी बस पर चढ़े। 4 रोज के ताक़ुब के बाद कामयाब रहे। तारुफ कराया। प्रिंस शैलेंद्र नाथ
जी तारुफ कराया प्रिंस शैलेंद्रनाथ जी ऑफ इंडिया। लव्स प्रिंस से वो हूरे अर्जी मुत्तासिर नजर आई कि बचपन से मसूरी में राजकुमारों और नवाबजादों को देखती आई थी, और अगर सिडनी की एक बस में एक शख्स को राजकुमार की हैसियत मुतारिफ करे तो वो जहां दीदा कैबरे डांसर पहचान सकती थी कि वो बंदा नकली राजकुमार नहीं। परी शीशे में उतरने लगी। शाम के लिए अपॉइंटमेंट, रात को शमों की रोशनी में डिनर, रक्स, साहिल पर चहलकदमी, खरीदारी, आला खानदान, बरतानवी लड़की, कर्नल की बेटी, लॉर्ड की नवासी। क्या मुजायका है। हमारे नवाब राजा लोगों का कायदा था कि कम से कम एक जूनियर बेगम या जूनियर रानी यूरोपियन रखते थे। अमूमन वो लंदन की बार मेड ही होती थी, लेकिन अब स्वतंत्र भारत के मुख्य समाचार थे कि रजवाड़े समाप्त, हरम गुप्त और हिंदू जाति पर केवल एक विवाह का कानून लागू। इसके बावजूद आज़ाद हिंदुस्तान में भी अंग्रेज या अमेरिकन औरत से शादी करने में जो स्नॉब वैल्यू थी, शैलेंद्रनाथ जी उससे वाकिफ थे। पहली युवरानी खुद राजकुमारी थी, बेचारी ब्याह के दूसरे साल ही स्वर्गवास हो गई। जब उन्होंने कैथरीन को प्रपोज किया, उसके दूसरे रोज ही कैथरीन ने खुद को सिडनी के एक आश्रम में मौजूद पाया। जकार्ता की मस्जिद में उसका निकाह पढ़ाया गया था। यहाँ पंडित ने वैदिक मंत्र पढ़े। शैलजा देवी उसका नाम रखा गया। शैलेंद्र की मुनासिबत से बंगाली पंडित ने मुस्कुराकर समझाया, अखंड सौभाग्यवती युवरानी राज्यलक्ष्मी शैलजा देवी जी बधाई हो। उसके कुल जहन से नए शौहर ने, जो उम्र में उससे काफी छोटा भी था, बादशाह खिलाकर उससे हाथ मिलाया। शादी के रजिस्टर पर उसके बाप का नाम लिखाया गया था, कर्नल आर्थर बोल्टन ऑफ लंदन एंड पेशावर कंटोनमेंट। कॉर्पोरल आर्थर बोल्टन मेरठ छावनी से सीधा बर्लिन गया था। चंद रोज बाद ही जंग खत्म हुई और वो अपने फौजी बैंड के साथ इंग्लिस्तान में जगह जगह फतेह के शादियाने बजाता फिरा। फिर उसे आर्जी फौजी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। आर्थर बोल्टन का बाप, जो पिकेडली सर्कस में जूतों का पॉलिश करता था, बमबारी में मारा जा चुका था। माँ भी मर चुकी थी। आर्थर को ईस्ट इंडिया के एक डांस बैंड में काम मिल गया। शादी नहीं की, कौन ये बखेड़ा पालता। बरस गुजरते गए। लकवे ने एक हाथ माजूर कर दिया तो ट्रम बजाना खत्म हो गया। अस्पताल से निकलकर चौकीदारी करने लगा। इसी तरह बूढ़ा हो गया। अब भी पोइट्री लिखता, जो कहीं ना छप सकी। पाबंदी से चढ़ जाता। वो भी अमूमन उसे खाली ढंडार मिलते। उर्दू ना होने की वजह से पाकिस्तानी हिंदुस्तानी मजदूरों से उसकी खूब पड़ती थी। एक सिख चौकीदारी ने उसे एक पंजाबी मलिकुत तिजार मिस्टर खोसला की एक दुकान में दरबान का काम दिलवाया। आलीशान शोरूम नाइस ब्रिज में था। वहाँ सब लोग उस नर्म मिजाज प्यारे खपती से बूढ़े से बहुत खुश थे। उस रोज सुबह शोरूम पहुंचकर उसने हॉल की झाड़ पोंछ की। ग्राहकों के लिए मेज पर पड़े रसालों को तरतीब से रखा। उस वक्त बम्बई से निकलने वाले एक जनाना मैगजीन के सरे वर्क पर उसकी नज़र पड़ी। कवर गर्ल की सूरत ने उसे मुतवज्जो किया। रिसाले के अंदर हसीना की कोठी की आरइश के बारे में तस्वीर, मजमून व सिलसिला, इंटीरियर डेकोरेशन। आर्थर बोल्टन सोफे पर बैठ गया और जेब से ऐनक निकालकर मजमून पढ़ने लगा। युवरानी शैलजा देवी नस्लन अंग्रेज हैं और बरतानवी एरिस्टोक्रेसी से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके वालिद कर्नल आर्थर बोल्टन पिछली जंग अजीम में लापता हो गए। उनके नाना एक आयरिश लॉर्ड थे। राजकुमारी जी का बचपन मसूरी में गुजरा। फिर वो अपनी फूफी
लेडी रिचमंड के पास ऑस्ट्रेलिया चली गई, जहां उन्होंने बेले और पियानो और इंटीरियर डेकोरेशन की महारत हासिल की। बुढ़े आर्थर ने आंखें बंद कर दी और देर तक शहजदा रहा। साकिब तो सामित बैठा रहा, फिर एक कोने में जाकर घुटनों के बल पर झुका और दुआ में मुनहमिक हो गया। न जाने क्यों उसे यकीन सा था कि किट्टू अभी मसूरी में मौजूद है और उसी पुराने पते पर। अगर उसे खत लिखेगा तो उसका जवाब भी आएगा। ऐसा ही हुआ। किट्टू का खत आने पर आर्थर बोल्टन ने दुकान के मैनेजर से एक माह की छुट्टी निकालकर हवाई जहाज का रिटर्न टिकट लिया। बाकी मानदा रकम से किट्टू और कैथरीन के लिए तोहफे खरीदता फिरा। तहायफ के थैले अपने सालिम हाथ में उठाए पैदल चलते चलते वो थक जाता तो किसी दरवाजे में बैठकर दम लेता और फिर चलना शुरू कर देता। ट्रांसपोर्ट के जो पैसे बचाए उनसे दामाद के लिए एक अदर टाई भी खरीद दी। ठीक एक हफ्ते बाद वो दी न्यू हिमालय वेजिटेरियन होटल के शागिर्द पेशे के सामने खड़ा था। किट्टू आया ने उसे समझाया, सब हमारा छोकरी हमको एक लेटर नहीं डाला और ब्याह कर लिया, इसका क्या मतबल है? ये मतबल कि वो हमसे मिलकर अपनी लाइफ में कोई गड़बड़ी नहीं डालना मांगता। वो शागिर्द पेशे के आगे एक पत्थर पर बैठी अपने सर में सरसों का तेल डाल रही थी। फजल मसीह नज़दीक एक पाइन के नीचे उसी तरह खामोश बैठा हिमालय को तक रहा था। सामने वादियाँ ऊदे कोहरे से भर गई थीं। बुढ़े आर्थर ने अपने सालिम हाथ से पाइप सुलगाया और उसे बहुत ताज्जुब हुआ कि जाहिर गरीब और दुखी औरत किस कदर शांत थी। किट्टू तुमको जरा गुस्सा नहीं? उसने मुतहैयर आवाज में दोहराया। गुस्सा? गुस्सा किस बात का साहब? जो कुछ हमारे साथ बीता, हमने चिट्ठी माँ का लिखा पूरा किया। चिट्ठी माँ? वो कौन लेडी है? मुंबई का एक बोरी मेम साहब इधर आया था, हमारा किस्सा सुनकर बोला, किट्टू भाई जब बच्चा पैदा होता है उसके छठे रोज छठी माँ आधी रात को आकर उसका मुकद्दर उसके माथे पर लिख जाती है। इधर हम लोग उसको मुकद्दर का खेल बोलते हैं, कर्म के लक्षण। आखिर गौर से सुनता रहा। अबरू उठाकर अपने माथे पर हाथ फेरा और हंस पड़ा। किट्टू बोली, इसी सर्वेंट क्वार्टर की इस सामने वाली कोठरी में छठी माँ रात को आकर हमारी किटी बाबा के माथे पर लिख गई थी कि वो रानी बनेगी। हमारी बात मान लो साहब, उससे मिलने मत जाओ। क्यों? बस हम जो तुमको बोलते हैं। नहीं किट्टू, छठी माँ ने यह भी लिख दिया है कि हम और तो उससे मिलने दिल्ली जाएगा। देखो हम उसके लिए विलायत से कितने प्रेजेंट लाया है। करीब पत्थर पर बैठकर आर्थर ने बड़े शौक और चाव से वो शॉपिंग बैग खोले। पैलेस के सामने मुख्तसर सा लॉन था और फाटक के ऐन मुकाबिल में चंद कदम के फासले पर उस बेडरूम का दरीचा, इसकी तस्वीर व सिलसिला इंटीरियर डेकोरेशन में उस जनाना अंग्रेजी रिसाले में छपी थी। इतवार का दिन था, गुलाबी जाड़ों की सुबह का सुहाना वक्त। लॉन पर राजा साहब, उनका मंझला लड़का और चंद यूरोपियन मर्द औरतें एक स्वामी जी की तकरीर सुनने में महव थे। ये एक निस्बतन नए स्वामी जी थे जो हाल ही में इंटरनेशनल गुरु सर्किट में शामिल हुए थे और मौर्य में क़याम पज़ीर थे। राजा साहब के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद अब सत्य चित्त और आनंद पर भाषण दे रहे थे जब टैक्सी फाटक पर आकर रुकी और 3 नफर उसमें से उतरे। एक जरा फटीचर सा अंग्रेज बुढ़ा एक बैग उठाए, मामूली साड़ी पहने गरीब देसी औरत और कट्टों पर दगले में मलफूफ झाड़ झनकाड़ खिचड़ी दाढ़ी वाला एक बावला सा आदमी। यह आदमी झिझक कर फाटक के सुकूत के पीछे ही दुबक गया। खस्ता हाल खच्चर पादरी अंग्रेज ने सहमती झिझकती औरत का हाथ थामा और उसके साथ लॉन की तरफ बढ़ा। राजा साहब ने सर उठाकर कोफ से नौवारिदों पर नजर डाली और मुताज्जिब हुए। गोरखे दरबारों ने इन अनाप शनाप किस्म के लोगों को अंदर कैसे आने दिया? गालिबन ये ऊल जुलूल लोग
सॉरी गालिबन ये उल जुलूल लोग हैं, बेज़रा खपती मिशनरी, जो इतवार के दिन सुबह सुबह भले मानव के घर पर पहुंचकर उन्हें खबरदार करते हैं कि क़यामत आने वाली है। ये लोग बहुत बोर करते हैं। कुर्सियों के नज़दीक आकर अंग्रेज़ बुढ़ा ठिठक गया। जब स्वामी जी ने पानी के लिए चांदी का गिलास उठाया, फिरंगी बूढ़े ने बशाशत से कहा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वो और देसी औरत चंदला में उसी तरह खड़े रहे। हाजरीन बिल्कुल खामोश थे। स्वामी जी को अपने भाषण में मदाखलत बहुत नागवार गुजरी थी और वो ची बजबी होकर एक फूल सूंघ रहे थे। महाराजा ने अबरू से इशारा किया, बैठ जाओ। दोनों बैठ गए। महाराज आरंभ कीजिए। राजा साहब ने साधु संतों के बेहद मोतकद थे, हाथ जोड़कर इल्तिजा की। स्वामी जी ने सत्य और असत्य पर भाषण शुरू किया। बुढ़ा आर्थर सर आगे बढ़ाकर ध्यान से सुनने लगा। स्वामी जी चंद मिनट के बाद रुके। एक फ्रेंच चेली ने टेप रिकॉर्डर का कैसेट बदला। तब बुढ़े अंग्रेजों को मुखातिब किया, मिस्टर गुरु, सत्य और असत्य पर आपके ख्यालात ने मुझे बहुत मुतासर किया। मैं खुद एक सत्य पर प्रकाश डालने हिंदुस्तान से यहाँ आया हूँ। योर हाइनेस, मैं आपकी प्यारी बहू कैथरीन, उसने जेब से रिसाले में छपी तस्वीर का तलाशा निकाल कर पढ़ा, अखंड सौभाग्यवती राज्य लक्ष्मी शैलजा देवी जी का बापू। ओहो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज कर्नल। राजा ने दफतन मुस्कुराकर गंजोशी से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। कर्नल बोल्टन, आपने अपनी आमद की इत्तला क्यों ना दी? पहले क्यों ना बताया? योर हाइनेस, बुढ़े आर्थर ने गला साफ करके चारों तरफ देखा और फरिश्तों वाले तबस्सुम के साथ बोला, कर्नल, तो मेरे खानदान में 7 पुश्तों से कोई नहीं हुआ। मेरा बाप मोची था, माँ बावरचन। मैं आर्मी में ड्रमर भर्ती हुआ था, अब दरबान हूँ। हाजरीन बर्फ के पुतलों के मानंद मुंजमद हो चुके थे। हार्थ ने चारों तरफ देखकर तासुर से सर हिलाया। मेरे साथ सारी उम्र यही मसला रहा। मैं खालिद सच बोलता रहा हूँ और यहाँ जब मैं पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि मिस्टर स्वामी सच की उलूहियत ही का दर्स दे रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी खर्च करके यहाँ पहुँचा हूँ अपनी लड़की से मिलने। गरीब आदमी हूँ, लेकिन उसके लिए बतौर उसके जहेज कुछ चीज़ें लाया हूँ। उसे झुककर घास पर धरे, बैग उठाए, फिर रख दिया। मजमा उसी तरह मुंजमद रहा। आर्थर ने फिर बात शुरू की। कैथरीन यकीनन अपनी माँ से मिलकर भी खुश होगी, जिससे वो 15 साल की उम्र से जुदा है। आर्थर सांस लेने के लिए रुका। किट्टू दम बखुद उसको तक रही थी। माहौल अचानक बेहद गैर हकीकी हो गया था। असल ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात नहीं होते। आर्थर फिर गोया हुआ। ये बेवकूफ़ औरत यहाँ आते हुए डर रही थी। मैंने कहा, मार्था, रोशनी से खैफ हो, सत्य की रोशनी से मत डरो। सत्य, हक, ट्रुथ, सच खुदा है और हम सब खुदा के बच्चे हैं। क्या तुम अपनी प्यारी बेटी से मिलने के लिए बेताब नहीं? तो आओ हम दिल्ली चलें और चलकर हम अपनी लड़की से मिलें। क्या कोई माँ बाप और उनकी औलाद एक दूसरे से मिलते हुए झिझक सकते हैं? कानून कुदरत के खिलाफ जा सकते हैं। डरने की क्या बात है? और योर हाइनेस, आपकी माइथोलॉजी में है कि लॉर्ड शिवा जो अपने ससुराल पहुंचे तो उनके मकरूर ससुर ने उनकी बेइज्जती की थी। आर्थर ने तवक्कुफ किया और खखा कर बोला, माफ़ कीजिए, मैंने गलत मिसाल दी। मतलब ये कि ये बुढ़ा कतई दीवाना था। राजा साहब ने सोचा। वो आंखें फाड़े उस अजीब व गरीब अजनबी को तक रहे थे। उनके चेहरे की रंगत तेज़ी से बदलती जा रही थी, मगर आर्थर बोल्टन ने नहायत इत्मीनान से अपनी तारुफी तकरीर जारी रखी। तो योर हाइनेस, अभी जब मैं फाटक पर पहुंचा तो एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि आप भी लॉर्ड शिवा के सफ़र की तरह मकरूर होंगे, मगर उसी वक्त आपके अल्फाज मेरे कान में पड़े। आप मिस्टर गुरु के इरशाद से इत्तेफाक जाहिर कर रहे थे कि मनुष्य को हर हालत में, हर मौके पर सच बोलना चाहिए और सच का सामना करने की हिम्मत रखनी चाहिए। यही असल सिद्धांत और ज्ञान है। और राजा साहब,
आपको ये मालूम करके खुशी होगी कि मेरा निजात दहिंदा जीसस क्राइस्ट भी यही कह गया है। वो तो सच बोलते बोलते सूली पर चढ़ गया। मशहूर वाक़या है, आपने भी सुना होगा। मंझले राजकुमार ने महसूस किया कि गौसैले राजा साहब का पारा तेजी से बढ़ रहा है और ना जाने क्या कर बैठे। उसने मौका संभालने के जल्दी से पूछा, आप लोग कॉफ़ी पियेंगे या चाय? आर्थर ने मुस्कुराकर उसे देखा। आर्थर, कॉफ़ी? स्वामी जी सब्ज़े पर टहल रहे थे। मंझले राजकुमार ने कॉफ़ी बनाकर किट्टू को पेश किया। बुढ़े आर्थर ने सर हिलाया और बड़े जोश से उर्दू में बोला, हम ये देखकर बहुत खुश हुआ कि आप लोग छूट छाट भी नहीं करता। हम सब खुदा बाप का औलाद है। जीसस बोला कि मेरे बाप के महल में सबके लिए कमरा है। योर हाइनेस, हमारा लड़की की माँ का हमसे शादी भी नहीं हुआ। हमको मालूम भी नहीं था कि मार्था कैथरीन को जन्म दिया। 35 साल बाद हमने मैगजीन में इसका तस्वीर देखा। ये सब खुदा का कुदरत का खेल है। मार्था बड़ा बहादुर औरत है। अब तक आयागिरी करता मसूरी में। बड़ा नेक औरत है, सच्चा क्रिश्चियन। इसका माँ बाप भी सच्चा क्रिश्चियन था। वो भी बहुत गरीब लोग था। झाड़ू देता था, गुसलखाने साफ करता था। जीसस ने बोला, गरीब मिस्कीन लोग ही खुदा की आसमानी बादशाहत का वारिस है। आपका मिस्टर गांधी भी यही बोलता था। दिल्ली में बोंगी कॉलोनी में रहता था। हमारा किट्टू भी बोंगी है। ये भी आसमानी बादशाहत में ज़रूर जाएगा। राजा साहब जो टकटकी बांधे बुढ़े को घूर रहे थे, उन्होंने अपने सर को दोनों हाथों से थामा और जोर से चीखे। राजा साहब बदमिजाज थे, मगर सारी जिंदगी किसी ने उनको इतने जोर से दहाड़ते नहीं सुना था। उनकी इस खौफनाक चीख से दहल कर सब उनकी तरफ लपके। राजा साहब को चक्कर आ गया। उन्होंने आंखें बंद करके सर झुका लिया। उनको गश आ रहा था। वो दिल के मरीज थे। कैथरीन उस वक्त बेडरूम के दरीचे से सारा मंजर देख रही थी, जो उस जगह से एक स्टेज के सेट की तरह मालूम हो रहा था। जिंदगी नाकाबिल यकीन की। सुबह ब्रेकफास्ट की मेज़ पर जब उसका तारुफ स्वामी जी से कराया गया था, तो वो दोनों एक दूसरे को पहचान गए थे। स्वामी जी वही मसूरी स्कूल के साबिक हिंदी संस्कृत टीचर थे, जिन्होंने उससे छेड़खानी की थी, जिसकी वजह से मिस रिचमंड ने ऑस्ट्रेलिया हिजरत करने का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया रवानगी से ज़रा कबली मालूम हुआ था कि यह हजरत स्कूल का रुपया गबन करके एक पहाड़ी लड़की समेत चंपत हो गए। जब भी नहायत तेज तर्रार चरज़बान थे। इस वक्त ब्रेकफास्ट के बाद मौका पाकर उन्होंने अपनी साबिक शागिर्द से कहा, देखो जी छोटी किट्टू, मैंने 20 साल की बड़ी मेहनत से वेस्ट में अपना ये करियर बनाया है। वहाँ स्वामियों का कंपटीशन बहुत सख्त है। इसके बावजूद इस वक्त यूरोप और अमेरिका में मेरे 18 आश्रम हैं और हज़ारों चेले। तुम मेरा भांडा ना फोड़ो। मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे ससुराल इस कदामत परस्त रॉयल फैमिली को यह नहीं बताऊंगा कि तुम मसूरी की किट्टू आया की लड़की हो। उनकी ये सरगोशी सुनते ही कैथरीन का रंग फक हो गया था और वो आकर अपने कमरे में छुप गई थी। स्वामी जी ने बाहर लॉन पर जाकर अपना भाषण शुरू कर दिया था, लेकिन होनी अपनी बंसी बजा चुकी थी। एक टैक्सी आन रुकी और उसने अपनी माँ को उतरते देखा। उसका नीम मजनू मामू और फिर एक सनकी सा अंग्रेज बूढ़ा, वो जाकर लॉन पर बैठ गए और कैथरीन ने उन्हें अपने इस नाकाबिल यकीन बाप की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ सुना। मिस सिसिलिया रिचमंड को एक मरतबा गेस्ट हाउस में मुक़ीम एक दहलवी बेगम साहब ने बाउली हांडिया पकानी सिखाई थी। दहशत लरस कर उसने सामने देखा। फाटक पर उसका पागल मामू थम की तरह तादा खिला को घूर रहा था। सब्जे पर उसका दीवाना बाप उसकी ज़िंदगी तबाह करने पर मसरूफ़ था। उस शख्स से मिलने की वो हमेशा से कितनी आरज़ूमंद रही थी। बचपन से ही उसकी माँ और आंट सिसिलिया ने उस शख्स के नेक दिली और भोलपन के कितने किस्से सुनाए थे, जो महज 2 माह गेस्ट हाउस में क़याम करके सबके मन मुँह के चला गया था।
शायद कुदरत ने उसे पैदा इसीलिए किया था कि वो अचानक कहीं से ज़हूर में आए, जिंदगी के रुख बदले और गायब हो जाए। नाकाबिल यकीन, नामुमकिन, और क्या नेकी और हक परस्ती दरअसल तबाकुन होती है। क्या नेकी और हक परस्ती दरअसल तबाकुन होती है। उसने आंखें फाड़कर सामने स्टेज के किरदारों को देखा, जो एक कॉमिक ओपेरा का मंजर मालूम हो सकता था अगर इतना भयानक ना होता। ब्राह्मण राजा साहब, जिनको इस इंकशाफ पर कि उनकी बड़ी बहू भंगन की औलाद है फौरन नकश आ गया था। वो 4 यूरोपियन जो महाठगनी वाया से बचने के चक्कर में एक महाठग स्वामी के पाले पड़ गए थे, और वो बोगस गॉडमैन जो अब राजा साहब को होश में लाने के लिए मंत्र पढ़ रहा था, और उसकी बेचारी माँ जो सारी उम्र रोती रही थी और अब भी रोने के सिवा उसके बस में कुछ न था, और उसका बाप गरीब खस्ता हाल, एक हाथ से माजूर, जो जाने किस तरह पैसे इकट्ठे करके और उसका जहेज लेकर 7 समुंदर पार से आया था, और अब हक्का बक्का सबके चेहरे तक रहा था जैसे कोई अहमक फरिश्ता गलत जगह पर आ निकला हो। दफादन कैथरीन के दिल में रहम और मोहब्बत और खून के एक जोश का रेला सा आया। उसका जी चाहा वो भागती हुई बाहर जाए और अपने झक्की नीम पागल बाप, मुसीबत माँ और प्यारे मामू से जाकर लिपट जाए। इस महल और इस अरिस्टोक्रेटिक ब्राह्मण खानदान और दौलतमंद शोहर को खैरबाद कह दे, और उन बेमाया प्यारे प्यारे भोले दीवाने लोगों के साथ चली जाए, क्योंकि जहाँ ये लोग रहेंगे वही बिलाखिर उसका घर होगा। कि दुनिया हॉलिडे इन्स और प्लास्टिक के प्यालों के सिवा सुर्ख छतों वाले 6 मंजिला हेंस स्टाइल मकानों और चांदी के ग्लासों से भी भरी हुई है, और उसे अपना घर कहीं नहीं मिला। क्या वो सचमुच अखंड सौभाग्यवती राज्य लक्ष्मी शैलजा देवी है? वो अपनी खाल के अंदर महज कैथरीन बोल्टन है, और कर्नल बोल्टन और कॉर्पोरल बोल्टन के जिस कॉन्फ्लिक्ट से हमेशा मुजमहिल रखा था, आज वो बिलाखिर वो भी हाल हो चुका है। वो बाहर जाकर ड्रामाई अंदाज से ऐलान करेगी, डैडी मामा लो मैं आ गई, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। वो हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन किवाड़ खोलते हुए उसकी निगाह अपने हीरे के कंगन से टकराई। सामने धूप में उसकी जाती मर्सिडीज चमक रही। वो हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन किवाड़ खोलते हुए उसकी निगाह अपने हीरे के कंगन से टकराई। सामने धूप में उसकी जाती मर्सिडीज चमकी। उसे याद आया कि 11 बजे उसे गोल्फ क्लब पहुंचना है। क्या ये सब पल की पल में गायब? मरमरी गुसलखाने में से शावर की आवाज़ आ रही थी। दूसरा ख्याल, इस खौफनाक इंकशाफ के बाद उसका शौहर उसे खुद ही चलता ना कर देगा। इससे बेहतर है बाइज्जत तरीके से खुद उन लोगों के साथ चली जाऊं। उसे चक्कर आया, जैसे वो डूबते जहाज पर खड़ी थी। उसने दरवाजे का सहारा लिया। बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश लाजमी है। जिंदगी का यही पहला उसूल है कि हर मुमकिन कोशिश की जाए। उसका कम अकल शौहर तौलिए का ड्रेसिंग गाउन पहने हॉस्टल खाने से बाहर निकला। ये बाहर कैसा शोर हो रहा है? उसने दलीचे की तरफ जाते हुए पूछा। कैथरीन ने गहरी सांस भरी और साफ मजबूत आवाज़ में बोली, डार्लिंग, उस रिसाले में वो तस्वीर और मजमून छपा। गजब हो गया। कोई बदमाशों की टोली आन पहुंची है ब्लैकमेल करने। खुद को मेरे माँ बाप बताते हैं। तुम्हारे पिताजी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। मुझे तो ये उसी की साजिश मालूम होती है। तुम्हारे वालिद के ब्राह्मण वोट को तोड़ने के लिए मुखालिफों ने एक हरिजन औरत को सिखला पढ़ा कर एक अंग्रेज बुड्ढे के साथ यहाँ भेज दिया है कि कहे कि वो मेरी माँ है। ये बुड्ढा CIA एजेंट भी हो सकता है। पुलिस को फ़ोन करो,
फौरन। राजकुमार शैलेंद्र गाउदी था, मगर इतना नहीं। उसने अबरू उठाकर अपनी परी चेहरा युवरानी को जरा शको शुबा के निगाहों से देखा। कैथरीन का रंग पीला पड़ गया था और वो खौफ से लरज रही थी। राजकुमार शैलेंद्र उसे अपने रास्ते से हटाता और दरवाज़ा खोलकर सीधा अपने आली मर्तबत बाप की तरफ लपका, जो जोश में आ चुके थे। कैथरीन ने तीर की तरह गुस्साखाने में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सामने फाटक पर उसका फातिरुल अक्ल मामू हाथ फैलाए खड़ा सबकी खैर मांग रहा है। खड़ा कबीरा देर से मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा देर से मांगे सबकी खैर। तो ये तवील अफसाना था मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का। मेरे चश्मे का नंबर शायद बदल गया है, थोड़ी पढ़ने में तकलीफ ही, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा, फिर बोलूँगा।